हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आज मैं आपको बताऊंगा मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग क्या होता है, इस पर हम एक सोशल नज़रिए से, एक सामाजिक दृष्टिकोण देखेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स लाने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं भीड़ तंत्र का न्याय। कहने का मतलब, जब कोई भीड़, मॉब का मतलब होता है गुस्साई भीड़, जब गुस्साई भीड़ मिलकर किसी की जान ले लेती है तो वो उनका अपने तरीके से न्याय है। तो लिंचिंग की डेफिनेशन जो है, उसका मतलब होता है जब कोई गुस्साई भीड़ किसी की जान ले लेती है क्योंकि भीड़ की नज़रों में उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया होता है, यानी भीड़ कहती है कि उसने कोई जुर्म किया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो इस व्यक्ति ने जुर्म किया है, ये भीड़ की नज़रों में जुर्म है। हो सकता है कानून की नज़रों में वो जुर्म ना हो। दूसरी बात, जो भी ये किलिंग होती है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है, यानी कानूनी प्रक्रिया के बाहर होती है। तो इसको बोलते हैं लिंचिंग। अब लिंचिंग और मर्डर में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि जो मर्डर होता है वो प्राइवेट में भी हो सकता है। लिंचिंग हमेशा पब्लिक के अंदर होती है। पब्लिक स्पेक्टेकल इसे बोलते हैं। इसमें हमेशा एक ऑडियंस होता है, और कई बार क्या होता है, ये ऑडियंस चुपचाप देखता रहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो अपनी सुरक्षा जो है उसको फियर करता है कि कहीं मैं बीच में पड़ूंगा तो मुझ पर ही बात ना आ जाए, कहीं ये लोग मेरी भी जान ना ले लें। तो एक तो फियर होता है। कई बार ऑडियंस जो है वो अपना समर्थन देता है मॉब को, यानी कि जैसे हमने देखा अभी अभी एक लिंचिंग हुई थी जिसमें ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति को मार दिया गया था, जुनैद नाम था जिसका। तो जो लोग मार रहे थे, आसपास की भीड़ बीच में आके उसे बचाने की बजाय उनको और उकसा रही थी। तो ये सब भी होता है, यानी इसमें हमेशा एक ऑडियंस होता है और ये पब्लिक के अंदर होता है। लिंचिंग को हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट, क्योंकि कानून की प्रक्रिया के बाहर होता है। इनफैक्ट कानून का इसमें उल्लंघन किया जाता है। और जो भीड़ होती है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई एक पहचान नहीं होती। लिंचिंग अलग कैसे है? लिंचिंग एक अलग कैसे है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक कारणों को जानना पड़ेगा। लिंचिंग, देखिए, लिंचिंग जब भी की जाती है उसके पीछे हमेशा एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की जाती है। लिंचिंग इज ऑलवेज डन टू सेंड अ मैसेज। ये मैसेज क्या होता है? ये मैसेज ये होता है, लिंचिंग जो करते हैं वो लोग ज़्यादा होते हैं, यानी वो हमेशा आउट नंबर करते हैं जिसकी जिसकी वो जान ले रहे होते हैं उससे। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं तो वो एक को मिलके मार रहे हैं, यानी जो लिंच करने वाले हैं उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होता है और जो लिंच होता है उसका नंबर हमेशा कम होता है। लिंच करने वाले जो लोग हैं वो हमेशा एक ये मैसेज इसमें देना चाहते हैं कि हम अगर अपनी उस पर आए तो फिर कानून भी तुम्हें बचा नहीं सकता, यानी एक मैसेज होता है उसके अंदर। इसीलिए उसे सरेआम किया जाता है, पब्लिक के अंदर किया जाता है। दूसरी बात, लिंचिंग एक टेररिस्ट अटैक से अलग कैसे होता है? देखिए, जो टेरर अटैक होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया यानी एम या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो कश्मीर को पाना है वो एक वहाँ के पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनका एक कारण है। या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, जैसे पाकिस्तान की जो सरकार है वो टेररिस्ट का एक इस्तेमाल करती है जानबूझकर भारत को कंटेन करने के लिए। और दूसरी बात, टेररिज्म के अंदर एक पर्पज़ ये होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें ली जाएं, यानी मैक्सिमाइजिंग द लॉस ऑफ लाइफ। तो अगर कहीं पे कोई बम फूट रहा है टेररिज्म में, तो उसका पर्पज़ ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जाए। लेकिन लिंचिंग अलग है। लिंचिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिस तरह से मारा जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैसेज जाता है। तो लिंचिंग के अंदर नंबर नहीं बल्कि पब्लिक ज़्यादा मैटर करती है, और जो जो वायलेंस होती है उसका कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली इसके अंदर जो पब्लिक होती है उसका वाइल्ड कैरेक्टर सामने आता है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, लिंचिंग के अंदर जो मोटिव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो मारने का तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मैसेज जाता है दूसरों की तरफ। ये हो सकता है इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, या राजनीतिक एडवांटेज कोई लेना चाहता है इसलिए हो सकता है। ये मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है। अभी बहुत सारे लिंचिंग के केस सामने आए हैं, इसलिए ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जैसे मोहम्मद अखलक से स्टार्ट हुआ था, जब दादरी के अंदर एक रूमर फैली कि इन्होंने बीफ खा लिया या बीफ रखा हुआ है घर में स्टोर करके। बाद में फॉरेंसिक में पता चला कि वो मटन था, बीफ नहीं था। लेकिन खैर, इनको फिर भीड़ ने मिलकर मार डाला था। उसके बाद से ये घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जैसे सहारनपुर का एक बच्चा था, 18 साल का नौमान, 20 साल का बच्चा था। इसको भी भीड़ ने मार डाला था। ये ऐसा माना जा रहा था कि ये कैटल को चुरा के ले जा रहा था, तो भीड़ ने दर्दनाक तरीके से मारा था। फिर उसके बाद 2015 में बहुत सारी ये घटनाएं सामने आई, और 2016 में ये बढ़ती गई। जैसे ये बहुत एक शर्मनाक घटना थी जिसमें 2016 में मार्च में दो लोग थे, मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान। इनको इन्हीं के गांव के लोगों ने पेड़ पर फांसी दे दी थी जिंदा।
इन्हें टांग दिया था। फिर जुलाई 11 2016 में घटना सामने आई थी। उसके बाद दलित परिवार को पीटा गया था, ये घटना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर 2 मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी पिटाई हुई थी, उनको स्लैप किया गया, पंच किया गया था, ये कहकर कि वो बीफ खा रही थी। फिर 2016 के बाद जब ये घटनाएं बढ़ती गई, 2017 में भी हमें ये देखने को मिला, अलवर में ये घटना सामने आई थी। उसके बाद ये घटना मई, जून और लेटेस्ट अभी जो हुई थी, जैसे जुनैद वाली घटना थी, पिछले 2-3 महीनों में तो बहुत ही ज़्यादा ये घटनाएं सामने आई हैं। टोटल अगर मैं देखूं, ये डेटा मैं कोट कर रहा हूं इंडिया स्पेंड एनालिसिस से, तो 2010 से 2017 यानी इन 8 सालों के अंदर टोटल जो मामले सामने आए हैं वो 63 आए हैं। इनमें से 97% पिछले 3 सालों में हुए हैं, जब से मई 2014 में ये नई सरकार आई है। हालांकि ये वीडियो याद रखिए, ये राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि घटनाएं जो हैं पिछले कुछ सालों में तेज हुई हैं। ये कोई मुद्दा किसी राजनीतिक या किसी पार्टी का नहीं है, ये इससे बड़ा मुद्दा है और हम देखेंगे क्यों है। दूसरी बात, 28 इंडियंस इनमें मारे जा चुके हैं 63 इंसिडेंट्स में, जिनमें से 24 मुस्लिम समुदाय के हैं, यानी 86%। और जैसा मैंने बताया, ये घटनाएं तेज़ हुई हैं। 63 में से 32 घटनाएं ऐसी हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर हुई हैं। अब देखते हैं इसमें इसके खिलाफ क्या क्या आवाज़ें उठी हैं। तो इसके खिलाफ बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। एक कैंपेन भी स्टार्ट हुआ, नॉट इन माई नेम। नॉट इन माई नेम का मतलब ये है कि इनमें से बहुत सारी घटनाएं ऐसा देखने को मिला कि वो गाय से संबंधित हैं, कि गाय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए मारना पड़ा। तो इसके लिए कैंपेन स्टार्ट हुआ, नॉट इन माई नेम, यानी जैसे कोई गाय कह रही हो आपसे कि मेरा नाम लेकर मत मारो। आप किसी को इसलिए नहीं मार रहे कि आप मुझे बचा रहे हो, आप किसी को इसलिए मार रहे हो क्योंकि आपका वो नेचर है, या आप उसका किसी तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी और तरह का फ़ायदा क्यों ना हो। अगर वास्तव में गाय के लिए होता तो भारत में हर रोज़ भारत में हज़ारों गायें कचरा खा के, प्लास्टिक खा के मर जाती हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ काउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं कि लिंचिंग जो होती है इससे रिलेटेड की इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले, ये लॉ एंड ऑर्डर यानी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसका ये सम्मान नहीं है, उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता लिंचिंग के अंदर। यानी एक तरह से जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन किया जाता है, सारे कानून तोड़ दिए जाते हैं। और लिंचिंग जो है इसके खिलाफ भारत में इंडियन पीनल कोड जो है उसमें कोई विशेष कानून नहीं है, इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है। और लिंचिंग के खिलाफ अभी राज्यसभा में भी सरकार द्वारा यह कहा गया कि किसी और अतिरिक्त कानून की आवश्यकता नहीं है, जो ऑलरेडी कानून है उनसे ही लिंचिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारा जो संविधान है वो हमें कई तरह की वैल्यूज सिखाता है, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्याय की बात होती है। 3 तरह का न्याय होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहाँ पे मैंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको हाईलाइट कर दिया है, जस्टिस वर्ड बार बार लिखा है। तो ये हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने लिया था जो रशिया में क्रांति हुई थी उससे, ये जो आइडियल्स थे जस्टिस के तीनों। और क्या क्या होता है सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सामाजिक न्याय, यानी सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, या फिर मेल फीमेल है इस नाम पर। दूसरा होता है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हमारी जो इकोनॉमिक वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना जाए, यानी वेल्थ को लेकर, इनकम को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बराबरी होनी चाहिए। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ये है कि लोगों को राजनीतिक हक जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 तरह के जस्टिस मेंशन किए गए हैं। और जो लिंचिंग है ये तीनों के विरुद्ध है। इस लिंचिंग की जो आइडियोलॉजी होती है वो तीनों को वायलेट करती है। इसके अलावा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी कुछ आइडियाज़ लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये उनके भी खिलाफ है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, लिबर्टी मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी मतलब बराबरी। तो ये हमारे प्रियम्बल में ये एनश्राइंड हैं, ये आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उनके भी खिलाफ है। जो स्टेट सिक्योरिटी अपरेटस है ये उसका सबवर्जन है। कहने का मतलब, देखिए सिक्योरिटी जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, यानी सिक्योरिटी प्रदान करना ये राज्य का विषय है, और जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो सबको सुरक्षा दे, वो उस स्टेट में जो लोग रहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर कोई राज्य है, अगर लिंचिंग के इंसिडेंट बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो सरकार पे कम हो जाता है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। एक बार जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है तो फिर लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से भी विश्वास उठता है। उन्हें लगता है कि जो सरकार है वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकती, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी हुई सरकार है वो उन्हें सिक्योरिटी देने में नाकाम है, और ये इससे डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है।
जब जो लोग हैं वो अपने चुने हुए नेताओं पर ट्रस्ट नहीं करते। ये हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये उन सब का भी उल्लंघन करती है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनका अगर कहीं पे उल्लंघन होता है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल राइट है, राइट टू लाइफ जिसे कहते हैं, तो राइट टू लाइफ का भी उल्लंघन है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी जान ले ली जाती है, उसे मार दिया जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति उसका जो जीवन है उससे नहीं छीना जाएगा अनटिल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी अगर किसी को फांसी होती है या वो होती है वो एक अलग बात है, बट वैसे सबको अधिकार है जीने का। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीने से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ जी रहे हैं, सम्मान के साथ जीना, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, ये सब भी उसके एक अभिन्न अंग हैं। जब इस तरह के लिंचिंग के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे हमारे देश की इमेज पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ये जो न्यूज़ है ये वॉशिंगटन पोस्ट में कवर की गई है कि भारत में किस तरह से लिंचिंग हो रही हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स में या दुनिया भर के अखबारों में ये न्यूज़ आती हैं। तो इससे हमारे कंट्री की ये इमेज जाती है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता। हम एक असहिष्णु समाज यानी इनटॉलरेंट सोसाइटी के तौर पर हम दुनिया के सामने नज़र आते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी इमेज पर फर्क पड़ता है, बल्कि जो विभिन्न सोशल इंडेक्स हैं पूरी दुनिया के, सिक्योरिटी इंडेक्स, उनमें भी हम बहुत पीछे हो जाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, 163 देशों में हम 137वें नंबर पे हैं। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, जून 2017। हमारी रैंकिंग है 137। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये कई सारे थीम्स हैं इसके, जैसे लेवल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी, यानी कौन सा समाज कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, कितना सुरक्षित है, या किसी देश के आंतरिक मुद्दे कैसे हैं, बाहर के कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, किस देश में डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन कितना है। जब भी ये कोई इंडेक्स होता है तो अगर हम किसी इंडेक्स में अच्छा कर रहे हैं, जैसे जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक इंडेक्स में जब हम अच्छा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंडेक्स है ऑटोमेटिकली हम उसमें भी अच्छा करें। हमारी जो सामाजिक तौर पर छवि है वो सिर्फ आर्थिक तरक्की से ऊपर नहीं जाएगी। लिंचिंग के साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी जुड़ा हुआ है कि इससे हमारे समाज का और ज़्यादा बंटवारा हो रहा है। हमारा जो सोसाइटी है ऑलरेडी इतना फ्रेगमेंटेड है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, और लिंचिंग से जो पब्लिक ओपिनियन है वो और ज़्यादा डिवाइड हो रहा है आपस में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो लिंचिंग होती है उसे पब्लिक लेजिटिमाइज करती है, यानी उसे अपनी स्वीकृति दे देती है। तो इस तरह के इंसिडेंसेस से ये होगा कि जो आने वाले लिंचिंग के इंसिडेंसेस हैं वो हमें बहुत छोटे लगेंगे और हमें असंवेदनशील उनके प्रति बना देंगे। तो पब्लिक ओपिनियन जो है हमें इसको बैलेंस रखना है, और जो लिंचिंग है इसे डिस्करेज करना है, कंडेम करना है, इसका खंडन करना है जहां पर हो सके अपनी क्षमता के हिसाब से वहां पर। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे इसमें तो एक कहावत है, डिफिडेंस एम्बोल्डन्स द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम, यानी कि जो चुप रहना यानी चुप्पी साध लेना या सामने ना आना किसी भी बुराई के खिलाफ, तो वो जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उन्हें एम्बोल्डन करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। यहाँ पे ये जो सवाल है सिर्फ नंबर्स का नहीं है कि 10 लोगों ने मिलकर 1 को मार दिया या 15 ने मिलकर 2 को मार दिया। यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का भी क्वेश्चन है। कई बार जो मेजॉरिटी है उन्हें ये लगता है कि जो अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटी है उन्हें ज़बरदस्ती अपीज़ करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हैं। इससे मेजॉरिटी के अंदर एक रोष आता है। हमें समाज में इक्वालिटी को प्रमोट करना है, हमें सबको एक ही नज़र से देखना है, हमें माइनॉरिटीज़ को भी उसी नज़र से देखना है, चाहे उनका नंबर कितना ही कम हो, जिस नज़र से हम मेजॉरिटी को देखते हैं। वरना इससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी होगी वो एक विक्टिम की तरह अपने आप को देखेगी कि हम तो विक्टिम हैं, मेजॉरिटी होने के बाद विक्टिम है। और उससे क्या होगा, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो फिर मेजॉरिटी जो है कि माइनॉरिटी के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो फिर मेजॉरिटी की संवेदनशीलता उतनी नहीं रहेगी। वो ये सोचेंगे कि हमें विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाता था तो अच्छा हुआ कि ये हुआ। और इस चीज़ को भुनाने में पॉलिटिशियंस बहुत आगे हैं। और एक होता है माइनॉरिटी विक्टिमहुड। माइनॉरिटी विक्टिमहुड ये होता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या वो एक हीन भावना में रहते हैं, या फिर वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं, अपने आप को पीड़ित की नज़रों से देखते हैं। और कई बार मेजॉरिटी अपने आप को पीड़ित की नज़रों से देखती है माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से। तो ये इसका पॉलिटिशियंस बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है, और जो
सरकार वहाँ पे जो पार्टी बनाना चाह रही है वो वहाँ मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रही है। इस तरह से समाज का बंटवारा होता है। जब समाज का एक बार बंटवारा हो जाता है तो फिर वोट बैंक की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। फिर ये समाज का बंटवारा हो गया, कोई किसी वोट बैंक को टारगेट करता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, और आपस में लड़वाना भी आसान हो जाता है। इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये हमारे, या ये वाली पार्टी हमारी हितैषी है। वास्तव में कोई किसी का हितैषी नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसमें राजनीतिकरण भी बहुत होता है। कैसे? देखिए, जो स्टेट है उसकी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर मान लीजिए किसी कांग्रेस रूल्ड स्टेट में लिंचिंग हो रहा है तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये कहना कि पूरे देश में तो भाजपा ने एक कम्युनल वो क्रिएट किया हुआ है एनवायरनमेंट, इस वजह से राज्य में ऐसा हो रहा है। और भाजपा कहती है कि कांग्रेस की स्टेट थी तो इनकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी नहीं निभा रहे इसलिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। यानी दोनों इस चीज़ का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस कई बार ऑब्जर्व देखा जाता है हमें, क्योंकि लिंचिंग के ऊपर जो आला नेता होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वो इस पे साइलेंस, चुप्पी साध लेते हैं और सिर्फ बाद में, जब बहुत बाद में इस पे फिर वो अपना खंडन करते हैं इन घटनाओं का। तो वो एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस होता है। जब तक वो पोलराइज कर रहे हैं वोट को, जो वोट हैं उनका ध्रुवीकरण हो रहा है किसी राज्य में, उनको फायदा हो रहा है, तब तक वो चुप्पी साधे रखते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं बाद में वो कहते हैं कि हाँ ये हमें ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कई बार एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि अपने कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं उनसे ये काम करवाती है, खुद नहीं करवाती। तो उससे ये बाद में ये कह के अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि देखो हमने नहीं किया, ये तो इस ग्रुप ने करा है और हमारा इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में पीछे ही पीछे इन ग्रुप्स को पूरा सपोर्ट उसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो इस चीज का एडवांटेज लेना चाहती है या किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को टारगेट करती है। इसमें जो लोग लिंच करते हैं, जो कसूरवार हैं कानून के, वो उनकी हिम्मत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक तो हमारी कानूनी प्रक्रिया बहुत स्लो है, कई सालों लग जाते हैं सजा होने में, और जो केसेस भी रिपोर्ट होते हैं वो इस तरह रिपोर्ट नहीं होते कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। वो ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि एक तो कॉमन सी बात थी और फिर बात बढ़ गई। जैसे अभी जो जुनैद खान है जिसकी हत्या कर दी गई, वो केस ऐसे रिपोर्ट हुआ था कि वो ट्रेन की सीट के लिए लड़ रहे थे और फिर वो बात बढ़ गई। जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उससे भी ये लोग बिल्कुल नहीं डरते। जैसे अभी हमने देखा कश्मीर के अंदर, वहाँ पे एक काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर को भीड़ ने मिलकर मार डाला। क्योंकि जो भीड़ है एक तो उसकी कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होती। अगर आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे और भीड़ मान लीजिए अपना फेस कवर करके आ जाती है तो फिर सीसीटीवी कैमरा भी क्या करेंगे। जो केसेस हैं उनको इस तरह से जानबूझ के पेश किया जाता है कि जैसे वो एक नॉर्मल सा आर्ग्यूमेंट था और वो फिर हीटअप हो गया। अभी जो पुलिसमैन के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। एक और चीज़ है, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो भी बहुत स्लो हैं इंडिया में, पुलिस सुधार नहीं किए गए हैं। इस वजह से जो लिंच करने वाले लोग हैं उनकी ताकत और बढ़ जाती है, उनका जो हौसला है वो और बढ़ जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये लिंच के मामले सामने आए हैं, पिछले 63 जो मामले हैं 8 सालों में, उनमें से 52% यानी आधे से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो किसी फेक न्यूज़ के कारण या फेक इमेज के कारण हरकत में आए। यानी कोई फेक इमेज सर्कुलेट कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में कोई मॉब होगा जिसने किसी को मार दिया, तो वो ये कह के सर्कुलेट की जाती है कि देखो बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में हमारे 10 हिंदू भाइयों को मार दिया गया, या बंगाल में 15 मुसलमानों ने 2 हिंदुओं को मार दिया। इस तरह की फेक इमेज सर्कुलेट की जाती हैं एटमॉस्फेयर को टेंस बनाने के लिए। और फेक न्यूज़ जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे देश में वैसे ही डिजिटल लिटरेसी की कमी है, दूसरा बहुत कम वेबसाइट हैं जो फेक न्यूज़ को वास्तव में अनमास्क करती हैं। इमोशनल अपील बहुत होती है, जो ये मैसेज होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं मैसेज, एकदम से किसी को भी उग्र कर सकते हैं। और हमारे यहाँ वैसे ही प्रॉस्पेरिटी कम है, खुशहाली कम है, लोग भूखे हैं, तो उनको भड़काना आसान हो जाता है। एक और चीज़, जब भी ये कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि देखिए ये देखिए हमारे भाई को मार डाला और हमें बदला लेना है, तो नीचे ये जरूर लिखा होता है बिकाऊ मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा। यानी ये मैसेज मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करते हैं। इससे पढ़ने वाले को लगता है हाँ ये तो असली में है और बिकाऊ मीडिया असली में बिकाऊ है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया की वैलिडिटी खत्म करने का प्रयास किया जाता है। ज्यादातर फेक मैसेज के नीचे ये लिखा जाता है बिकाऊ मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा। अब ये जो डेथ हुई थी, लिंच किया गया था इस पर्सन को, मोहम्मद नईम नाम था इसका, झारखंड का ये केस है शायद। तो इसमें भी ये एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी झारखंड में कि बच्चे उठाने वाले लोग हैं वो घूम रहे हैं हर जगह, अगर आपको नजर आए तो तुरंत उन पे के खिलाफ कार्रवाई करो, और पुलिस उसका सोर्स भी ट्रेस नहीं कर पाई। तो इससे पता चलता है कि फेक न्यूज़ जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है। और अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी इस पर एक्शन लिया है। इंडिया में बहुत कम वेबसाइट है, एक दो मैं जानता हूँ, जैसे SM हॉक्सलेयर है या ऑल्ट न्यूज़ है,
लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं फेक न्यूज़ को पहचानने में। और हमारे जो गलिबल माइंड्स हैं, जो नया नया अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट करा है, व्हाट्सएप नया नया यूज़ करना स्टार्ट करा है। अब अगर व्हाट्सएप कोई पहली बार यूज़ कर रहा है तो उस पर जो भी व्हाट्सएप पे शेयर होता है उसे लगता है कि ये तो असली है, और फिर वो भी आगे उसे शेयर कर देता है बिना सोचे समझे। लिंचिंग को आप रेप से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, लिंचिंग जो है मैंने बताया, उसमें आप एक मैसेज सेंड करते हैं। ये जनरली एक मैसेज होता है डोमिनेशन का, कि हम ऊपर हैं और बाकी नीचे हैं। और रेप के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। जो रेप है वो सिर्फ आपकी सेक्सुअल जो अर्जेस हैं सिर्फ उनके लिए नहीं होता, बहुत बार डोमिनेशन के लिए भी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे निर्भया केस था, जब उन्होंने बलात्कार किया उसके बाद जिस तरह से उसके साथ घिनौनी हरकत की, वो एक डोमिनेशन चाहते थे। वो सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं था मामला, वो डोमिनेशन का मामला था। अभी शिमला में एक बलात्कार हुआ है जिसमें रेप के बाद बहुत बुरी तरह से जो लड़की है उसके प्राइवेट पार्ट्स को डिसफिगर किया गया है, और फिर उसकी बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले हैं, बाइट मार्क्स मिले हैं। ये सब डोमिनेशन दिखाता है, मेल डोमिनेशन। तो इसी तरह से लिंच जब होते हैं, जब किया जाता है किसी को सरेआम, तो उसमें डोमिनेशन का भाव बहुत ज़्यादा होता है। ये दिखाना कि देखो हम कितने सुपीरियर हैं और हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो लिंचिंग है इसे सिर्फ हमें धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये हम गलती करेंगे। इसमें कास्ट ऑपरेशन भी बहुत मैटर करती है। जैसे पहले जो हायर कास्ट थे उनमें लोअर कास्ट जो हैं वो उनको अपना एंटाइटलमेंट समझते थे, उन पे डोमिनेशन करना। तो कास्ट ऑपरेशन भी इसमें काम करता है। जैसे गुजरात का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। गुजरात में 7 लोग गाय की खाल उतार रहे थे, तो इन 7 को बुरी तरह से पीटा गया। ये घटना पिछले साल की है। इन 7 को बांध के बुरी तरह से डंडों से मारा गया। और ये नहीं जानते कि भारत में जो लेदर एक्सपोर्ट है, जो चमड़ा जिसका हम निर्यात करते हैं, उसमें 25 लाख लोग हैं जो काम करते हैं। ज़्यादातर उसमें शेड्यूल कास्ट लोग हैं, और लगभग 8 लाख दलित हैं जो सिर्फ अपना गुजारा कैसे करते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनकी खाल उतार कर बेचने के लिए चमड़ा उद्योग को। तो ये सब रियलिटीज़ हैं हमारी, और इनको एक ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे कोई जानबूझ के हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए कोई गाय की चमड़ी उतार रहा है, या कोई मान लीजिए जानबूझ के कोई मुसलमान बीफ खा रहा है कि हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए खा रहा है। इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं। तो ये कास्ट ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, कास्ट ऑपरेशन। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक बार कहा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जो दलित थे, दलित बहुत सारे ऐसे थे जो मरने के बाद पशु का मांस खाते थे, तो इस वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था ओल्ड सोसाइटी में। इसके खिलाफ भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसका काफ़ी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। किस तरह से जो छुआछूत है उसको ये बढ़ावा देता है, ये चीज़ की जो ब्राह्मण्स हैं, उस टाइम के जो ब्राह्मण्स थे वो दलित्स के खिलाफ ये बोल के उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार कर देते थे कि ये तो देखिए मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं। अब जो हमारा कंट्री है वो ये लिंचिंग से खतरे में क्यों है, ये आप समझिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको समझना है। एक तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जैसे फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी, उन्होंने हमें 3 चीज़ें सिखाई थी। एक तो अहिंसा था, एक था सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, हमेशा ट्रुथ के लिए खड़े होइए। एक अहिंसा था यानी नॉन वायलेंस, और लिंचिंग जो है ये तो प्योर वायलेंस है, यानी जो आइडियल्स हैं उनके खिलाफ है, हमारे जो देश के जो हमारी नींव रखी है जिन पे, उनके खिलाफ है। तीसरा जो कंसेप्ट दिया था गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा, वो था अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरीवन, यानी जात धर्म संप्रदाय से उठकर सबका हमें विकास करना है, सबको अपलिफ्ट करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है, अगर हम इसमें जितना शांत रहेंगे, जितना चुप्पी साध लेंगे, हम उतने ही इसके भागीदार हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर मरता है और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हम उसमें भागीदार हैं। उसकी मृत्यु की हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत अपने ऊपर भी लेनी चाहिए। नॉन वायलेंस जो है वो सबसे अटमोस्ट ड्यूटी है, सबसे ऊंची हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब इसमें एक और चीज़ है, हम किस तरह की सोसाइटी बनना चाहते हैं। क्या हम संवेदनशील सोसाइटी बनना चाहते हैं या असंवेदनशील? मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेप है। अब अगर मान लीजिए कोई आप सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने एक महिला का रेप किया, तो वो तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये तो ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। जब तक कोई गैंग रेप ना हो या गैंग रेप के बाद ब्रूटल मर्डर ना हो, तब तक तो वो आजकल न्यूज़ ही नहीं बनती। और वो इसलिए क्योंकि हम एक असंवेदनशील समाज होते जा रहे हैं। अब हमारा जो लेवल है न्यूज़ का, जो मतलब वो न्यूज़ जो वास्तव में हमें असर करे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्राइम होना चाहिए, और तभी हमारे कान पे वो जू रेंगती है। उससे पहले तो हम सुनते भी नहीं है उसको। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है आजकल तो वो रिपोर्ट तक नहीं होती। इनफैक्ट
कोई अगर कोई 1-on-1 रेप है तो वो जब तक गैंग रेप, ब्रूटल मर्डर, उसके बाद शिमला केस, निर्भया केस, यही सब न्यूज़ में आते हैं। नॉर्मल केस तो न्यूज़ में आते भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो लोग ये तक कहते हुए सुनने में मिलते हैं कि चलिए ठीक है, रेप हो गया, कम से कम मर्डर तो नहीं करना चाहिए था, रेप करके छोड़ देना चाहिए था। इस तरह की भी बातें सुनने में आती है हमारे समाज में आजकल। तो हमें एक ऐसा समाज नहीं बनना कि कल हम कोई लिंचिंग सुने तो वो हमें लगे हाँ ये तो कॉमन सी चीज़ है, और अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई रायट्स हो जाए तो ही वो न्यूज़ बने। तो हमें उस तरह का समाज नहीं बनना, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सरकार जो है उस पर दबाव डालें, और उनको अगर एक व्यक्ति भी मारा जाता है तो उसकी भी सफाई सरकार से मांगे, बिकॉज इवन 1 पर्सन लिंच इज टू मैनी। एक व्यक्ति भी अगर लिंचिंग में मर जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा है। हमें इस तरह से अपनी सरकार पर दबाव डालना होगा, और जितना हो सके हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो ये था लिंचिंग के ऊपर मेरा वीडियो। आई होप इसमें कई तरह के आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे, और इस पूरी समस्या का आई होप मैं कुछ इस पर लाइट डाल पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।